इंडस्ट्रियल लॉ का हमारा एग्जाम है। देखो आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, जब भी दो टाइप का है आपको सबसे पहले पता है, ठीक है। एक आपका थियोरेटिकल होता है और एक आपका प्रॉब्लम बेस्ड होगा, या जिसमें वो आपको जिसमें केस के फैक्ट्स देते हैं। तो अभी ये तो आप कर लोगे, आप सभी को आता है, क्योंकि जिसने भी यूजी अपना ये बीकॉम जो भी किया हम सब इसको करते आए। ये सबके लिए थोड़ा सा नया वाला पैटर्न है, तो हम कभी कभी नहीं समझ पाते कि केस अगर साइट करना है तो कैसे करना है। कुछ लोग सीधा केसेस डाल देते हैं, कुछ लोग सीधा एक लाइन लिख देते हैं, है ना, कि ये इस केस के फैक्ट्स हैं। पर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो आपको हमेशा लास्ट में एक लाइन मिलेगी, डिसाइड एज यू आर अ जज। जो भी उन्होंने क्वेश्चन आपको दिया होगा, जितने भी वो पैराग्राफ्स में होता है, उसके बाद वो आपको बोलेंगे डिसाइड एज अ जज विद रेलेवेंट केस लॉज। सो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं टू राइट अ जजमेंट, नॉट एन आंसर। वो हमारी आदत हो गई है कि हम लोग एक आंसर के पैटर्न में चलते हैं, पर हमें उसको ढंग से, मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने आया, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये लाइन आप लोग कॉपी कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया 20 मार्क्स का, ठीक है। मैं आपको एक आंसर लिख के बता रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग लाइन कैसे डालनी है, क्या डालनी है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ लिखो, द इशू अंडर प्रेजेंट क्वेश्चन नीड कंसिडरेशन एंड, स्क्रीन गायब हो गई। स्क्रीन तो चल रही है। नहीं, अब दिख रहा है। हाँ, एक मिनट। एंड फॉल अंडर, नीड्स कंसिडरेशन एंड फॉल अंडर the ambit of, for example, section 10A of Industrial Dispute Act, उसका ईयर लिख देना, मुझे ईयर पता नहीं है, ठीक है, ईयर लिख देना। उसके अलावा हाउ यू विल स्टार्ट, ये आपका पहला लाइन होना चाहिए। अभी हम इसमें बताएंगे कौन सी चीज और कैसे, मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके सामने चीजें आ गई। इसके बाद दो ऑप्शंस है, एक ये लिख सकते हो, फॉलोइंग इश्यूज which are need to be discussed in the given problem as follows। यहाँ पे आप अपने इश्यूज लिखो, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, अपने इश्यूज को डिस्क्राइब करो कि उसमें एग्जैक्टली में इशू है क्या। या दूसरा तरीका है हमारे पास कि आप सबसे पहले लिखें या इंट्रोडक्शन, और अब मैं इंट्रोडक्शन लिख के नहीं बताऊंगा, पर इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सेक्शन जिस बारे में है, लाइक 10A नहीं होना चाहिए। यू विल नॉट राइट एनी सेक्शन इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में कभी भी सेक्शन नहीं लिखना। उसके अलावा क्या लिखना है, क्रॉस मतलब नहीं लिखना, पर्पस एंड राइटिंग समझना है पूछ लीजिएगा, पर मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में ये बनाओ। नहीं बनाओगे तो आप लास्ट मोमेंट पे रिकॉर्डिंग देखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। जो भी मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ ये सब किसी को आती होगी, किसी को नहीं आती होगी। मेरा काम समझाना है किसमें क्या लिखना है। ये वो एक सही आंसर राइटिंग पैटर्न है जो मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया था। बहुत सारे जजमेंट्स को पढ़ने के बाद, आंसर राइटिंग पैटर्न अप्लाई करने के बाद एग्जाम में जो सही बैठा, थर्ड सेमेस्टर में मुझे ये चीज़ समझ आई थी। तो थर्ड सेमेस्टर के बाद से स्कोर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था। आप भी करो तो आपको फायदा होगा। पर्पस एंड पॉलिसी, पर्पस एंड पॉलिसी में आप लिखते हैं जो आपका प्रोविजन है ना,
उस प्रोविजन का पर्पस क्या है। देखो, अगर लॉ इनैक्ट हुआ है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, पॉलिसी होगी, कोई ना कोई लॉजिक उसके पीछे बना होगा, बिकॉज लॉ इज नथिंग बट लॉजिक। तो कोई ना कोई इसकी पॉलिसी होगी। पॉलिसी मतलब वही लेजिस्लेटिव पॉलिसी कि ये पर्टिकुलर एक्ट बनाया क्यों गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक्ट का क्वेश्चन आया है सेक्शन 10 में से, तो आपको यहाँ प्रोविजन नहीं डिस्क्राइब करना, उस प्रोविजन के पीछे का पर्पस बताना है कि भाई सेक्शन 10A है, इसका पर्पस ये है, ये इसलिए ड्राफ्ट किया गया था, ये करेगा, ये वो करता है, या ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, मुझे अभी प्रोविजन का याद नहीं, लाइक प्रोविजन सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट रेफरेंस के पर्टिकुलर मैटर को आप रेफर कर दो टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, वो प्रोविजन आप बताएंगे नहीं, उसका पर्पस आप बताएंगे, उसकी पॉलिसी क्या है। उसके बाद इसमें विदाउट हेडिंग, ये हेडिंग डालने की जरूरत नहीं होती, हेडिंग सिर्फ ये डालनी है, इंट्रोडक्शन, और उसमें सीधा लिखना शुरू करना है, द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन और द पर्पस एंड पॉलिसी बिहाइंड दिस प्रोविजन इज सो एंड सो। ये आपने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड लाइन में आप इसके साथ डाल सकते हो jurisprudential and constitutional essence। jurisprudential and constitutional essence लिखने का इसमें मतलब ये है कि हर एक लॉ जो होगा वो लॉ तभी बना है when it is not violating any fundamental right। कॉन्स्टिट्यूशनल लाइसेंस भी यही है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से हर लॉ को अगर आप रिलेट करोगे ना, तो आपको टीचर के ऊपर, इन्विजिलेटर के ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सी वी ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म, सारे लॉज वहीं से निकल के बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को फादर ऑफ ऑल लॉज भी बोलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स को मेंशन करो, आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का क्या मतलब है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस होगा किसी टॉपिक का, वो आपको ये समझाने में सामने वाले को मदद करेगा कि पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी चीज को वायलेट नहीं कर रहा, वो वहीं से अपनी पावर को जनरेट कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी की, तो और फंडामेंटल ड्यूटीज की भी, तो वहाँ दोनों में ना एक चीज है जिसमें मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन की बात की गई है, एक इक्वल वेजेस की बात करी गई है ना, कि लेबर को इक्वल वेजेस दो। और ये जो वेजेस एक्ट है कितना अच्छा रिलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सब चीजें इस एग्जाम में आप डाल सकते हो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ टॉक अबाउट दोस टॉपिक्स। यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले शुरू करोगे सीधा हेडिंग डालना, सेक्शन 10A विच इज योर रेफरेंस। अब जो आप लोग करते हो ना एसेंशियल्स लिखना या इंग्रेडिएंट्स डालना उस पर्टिकुलर सेक्शन की, वो यहाँ से शुरू करो। जो आप लोग ये मिस्टेक करते हो, इसलिए टीचर भी आपको फिर उतना ही नंबर देता है जो आप लोग करते हो। जो उसके 3-4 एसेंशियल्स होंगे या आप पैराग्राफ में लिखते होंगे, वो आप लिख के डालिए। इसके बाद जब ये हो गया तो याद रखिएगा, माइंड यू, कि आप पहले बता चुके हो कि इशू क्या है। अब ये इशू का सोल्यूशन आप यहाँ से दे रहे हो। ये जो इंट्रोडक्शन है उस इशू का सोल्यूशन है। जजमेंट्स अगर आप खोल के पढ़ोगे पुराने या अभी भी लाइव लॉ या कहीं से ऐसी चीजें, आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गया। इसके बाद यहाँ आती है बारी केस लॉस की, विच इज रेलेवेंट केस लॉस जो भी आपका है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 10 में आपका स्टेट ऑफ मद्रास आ गया, तो यहाँ आप लिख दो ये लाइन, द फॉलोइंग landmark judgments are required to be discussed to solve the further cited issues as follows। हूबहू अगर लिख के देखो, उसके बाद रिजल्ट जब आएगा तब मुझसे बात करना कि इस चीज ने आपको असर किया या नहीं किया। फिर यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट डालो, लाइक यू हैव रिटन। एक बार आप फिर से रिपीट करिए, आपने क्या लिखा है? द फॉलोइंग लैंडमार्क, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए, शॉर्ट फॉर्म कभी लिख के मत आना, मैंने लिख दिया जस्ट। द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड
टू सॉल्व द फर्दर साइटेड इश्यूज एज फॉलोज। फिर यहाँ से केस का नाम लिखो, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी। इसके अलावा जो यहाँ पे ईयर होता है, सपोज 1963 सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा 11 एससीसी, जो भी कोड होता है वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटते हैं। कुछ लोग का आता है कि हमें पूरा साइटेशन याद कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये दो पार्टीज के नाम है, ठीक है, पार्टी 1 पार्टी 2। आप हर केस में, हर सब्जेक्ट में इतना ही याद कर लो अपनी तरफ से, क्योंकि कोई केस का नाम भूल जाते हो तो गलत मत लिखा करो, ठीक है। लिख दिया करो ऐसा, केस का नाम भूल गए हो, इन अ डिसाइडिंग जजमेंट, ठीक है, इन अ डिसाइडेड जजमेंट। क्योंकि अगर आप सोचोगे स्टेट ऑफ मद्रास के साथ में कुछ और लिख दूं, जिस टीचर को आप पेपर चेक करा रहे हो ना, वो पिछले 20-25 साल से सेम सिलेबस पढ़ा रहा है, तो उसको पता है कि कौन से केस किस नाम से हैं, पेपर भी उसने बनाया तो उसको पता है। तो आप उसे फूल करने की जगह ये कर लो, इन अ डिसाइडिंग, इन अ लीडिंग जजमेंट लिख दो अगर नाम भूल रहे हो तो। केस लॉज कैसे याद कर रहे हैं वो भी इस वीडियो के एंड में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद केस लिखने के बाद फैक्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शौक है भाई, अगर पढ़ाए हो, मेहनत कर रहे हो और स्पीड अच्छी है, मैक्सिमम आपके जो फैक्ट्स होने चाहिए वो 2 to 3 लाइंस के होने चाहिए। उससे ज्यादा फैक्ट्स को नहीं लिखना। टीचर को आपके फैक्ट नहीं चाहिए, फैक्ट्स उसके पास ऊपर गिवन प्रॉब्लम में भी। उसको आपसे मेन चीज जो चाहिए वो चाहिए इश्यूज। क्यों? जब आप ये वाले इश्यूज लिखोगे तभी इन वाले इश्यूज को, जो मैंने ऊपर इश्यूज बनाए हैं, कौन से वाले, ये वाले इश्यूज जो मैंने क्वेश्चन में दिए हैं, गिवन प्रॉब्लम में दिए हैं, तभी मैं उसको रिलेट कर पाऊंगा। तो हमें उस इश्यू की जरूरत है जो इस वाले पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में था, ठीक है। इश्यूज, इश्यूज के बाद आप यहाँ पे लिखोगे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जरूर डालना, सीधा हेल्ड कभी मत लिखना। ऑब्जर्वेशन में ही डिसाइड होता है। ऑब्जर्वेशन, और जिनको ऑब्जर्वेशन और डिसीजन में फर्क नहीं पता वो सुन लो। ऑब्जर्वेशन में वो लॉ डिस्कस होगा, वो चीजें डिस्कस होंगी जो इस इश्यू का सोल्यूशन बता रही होंगी। मतलब बेसिकली लॉ डिस्कस होगा, या कोई डॉक्ट्रिन होगा, कोई इंटरप्रिटेशन होगी, है ना, कोई भी इंटरप्रिटेशन होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो डिस्कस हो रही होगी। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन डालना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन के बाद आप जो डिसीजन या हेल्ड लिखते हो, राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, इतनी बेकार है नहीं, पर इसमें मुझे इतना टैब में लिखने की आदत नहीं है। ये जो डिसीजन और हेल्ड है, यहाँ पे आप लिखोगे कि डिसीजन उस केस में हुआ क्या। इस डिसीजन में बच्चे वो लॉ लिख के आते हैं, डिसीजन और हेल्ड में लॉ नहीं लिखते हैं, उसमें फाइनल लिखते हैं कि सेक्शन 10 अप्लाई होगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे या नहीं होगा, ठीक है। डिसीजन के बाद आप यहाँ लिखोगे कंक्लूजन, अगर उस केस का कुछ होगा तो जो आपके ऊपर साइड किया है। अगर नहीं है तो डिसीजन और हेल्ड के बाद अपना केस नंबर 2 डालो, सेम उसके इश्यूज लिखो, उसके ऑब्जर्वेशन लिखो, उसका हेल्ड लिखो। ऐसे केस नंबर 3 डालो, इश्यूज लिखो, ऑब्जर्वेशन लिखो, हेल्ड या डिसीजन लिखो, ठीक है। अब बताओ, इसमें अगर पढ़ के गए हो या कंसेप्ट दिमाग में है और उसको प्रेजेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि शीट एग्जैक्टली में भरनी कैसे है। इतना कंटेंट दोगे तो टीचर अपने आप बोलेगा कि कंटेंट है, रेलेवेंट कंटेंट है, खुश होकर नंबर देगा। उसके बाद थर्ड हो गया। इसके बाद सबसे पहले आप यहाँ डालोगे डिसीजन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। अब यहाँ हम बात करेंगे उन इश्यूज की जो हमारे गिवन क्वेश्चंस में है। जस्ट वेट, डिसीजन आप दोगे जो मेरे गिवन प्रॉब्लम में, जो मैंने 1 2 3 4 जो भी मेरे इश्यूज थे उसमें जो मैंने बनाए हैं, जो भी फैक्ट्स ऊपर दिए हैं, इन सारे इश्यूज का डिसीजन आप कैसे दोगे, इन रेलेवेंट केस लॉस के उसमें, कि मैंने जो रेलेवेंट केस लॉस बताए उसमें भी यही था। ऊपर वाली जो केस के फैक्ट्स हैं, मान लो उसमें से एक कोई केस है, मान लो ये स्टेट ऑफ मद्रास वाला जो मैंने लिखा था उससे बिल्कुल सिमिलर है, तो आप वही लिखोगे। अब यहाँ लिखनी है वो चीज जो आप ऊपर लिखते हो, द गिवन फैक्ट्स और द गिवन प्रॉब्लम issues, the facts problem issues given
in the question are similar, मैं लिखने रहा हूँ, सुन लो, are similar with the facts of the case of State of Madras versus CP Sarthi, and the conclusion of the problem or the solution for the particular issues are as follows. उसके बाद आप उसका जो भी आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लगता है जो भी पूछा गया कि डज इट अप्लाई टू सेक्शन 10 या सेक्शन 10 अप्लाई करेगा नहीं करेगा, रेफरेंस क्या होता है, उन सबको आप कंक्लूड करो और कंक्लूजन लिखो। फिर यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन में आप उसका जो भी कंक्लूजन आपके दिमाग से आपको लग रहा है कि वो अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे अभी सेक्शन 10 याद नहीं है तो मैं अंदाजे में बता रहा हूँ कि भाई वो चीज़ लगेगी नहीं लगेगी, पर्टिकुलर प्रोविजन का वॉलेशन हुआ है नहीं हुआ, जो भी उसमें पूछा है रेफरेंस में वो कंक्लूड कर लो 2-3 लाइंस में। ये आपका एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही आपको बोला जाता है कि राइट एज अ जज, तो जज की तरह आपको जो आंसर्स लिखने होते हैं एक जजमेंट की तरह वो ऐसे ही लिखने होते हैं, जिसमें सबसे पहले जजमेंट्स में भी ऐसे इश्यूज होते हैं, इश्यूज के बाद वो फॉलोइंग इश्यूज को डिस्कस करता है। यहाँ पे हमने लॉ बताया कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम कौन से प्रोविजन और कौन से एक्ट की है, फिर यहाँ हमने इश्यूज बताए, इश्यूज के बाद हमने इंट्रोडक्शन बताया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट किया, ठीक है। फिर हमने वो प्रॉब्लम बताई, सेक्शन 10 का प्रोविजन बताया जिससे प्रॉब्लम आ रही है, उसके एसेंशियल्स बताए, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए, फिर हमने वो रेलेवेंट केस लॉज बताए जिनमें सेम पहले इशू डिस्कस हो चुका है। उसके अलावा हमने फिर उस प्रॉब्लम का फिर हमने कुछ जजमेंट्स बताए जिसमें हमने उसके फैक्ट्स बताए। ये तो फैक्ट्स नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, जो बच्चे पेज भरने के लिए लिखते हैं बड़ी खुशी से लिखो पर उसका नंबर कोई खास मिलते नहीं है। अगर मैं इन्विजिलेटर होऊंगा, मैं एग्जामिनर होऊंगा, कभी भी फैक्ट्स का नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि फैक्ट्स तो आपको सेम क्वेश्चन में भी दे ही रहा है ना, तो वो तो रिपीटेड ही हो गया। तो आप जो लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है इश्यूज, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन पोर्शन और कंक्लूजन। उसका चाहे आप एक केस डाल रहे हो 2 डाल रहे हो, मिनिमम 2 डालने चाहिए क्योंकि एक टॉपिक में 5-5 दिए होते हैं। कोशिश करो जिस यूनिट में 3 केस है तीनों डालो, किसी यूनिट में 5 है तो 2-3 तो डालो ही डालो, सारे नहीं डालने। तो उसके अलावा ये सारे केसेस मैंने आपको बताए। फिर डिसीजन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम जो ऊपर आपको इस क्वेश्चन में दिया गया था, फिर उसका कंक्लूजन, और कुछ ऐसा ही आपका जजमेंट होता है, कुछ ऐसा ही आपका आंसर होना चाहिए। अब अगले सेमेस्टर में मतलब 6 सेमेस्टर में, और उसमें तो कोई खास एनवायरनमेंट के अलावा ऐसा पेपर होगा नहीं जिसमें आपको ऐसा पैटर्न फॉलो करना पड़े, बिकॉज एडीआर और एथिक्स हैव सेपरेट लिखने का तरीका। उसके अलावा इसमें अब डीआरसी आएगा, डीआरसी में भी ऐसे ही करना, इंडस्ट्रियल के बाद जो आएगा। सो ये एक आंसर राइटिंग लिखने का तरीका है, और इसके लिए पर्टिकुलर टाइम और पेजेस में बताऊं तो 30 to 35 मिनट्स, इसमें आपको शायद दिखेगा नहीं, 30 से 35 मिनट लगाना है आपको 20 मार्क्स के सिंगल क्वेश्चन पे, और पेजेस इसमें हो जाने चाहिए 7 to 8 मैक्सिमम। 7 to 8 पेज मतलब साइड्स हो जानी चाहिए, और पेजेस बताऊं तो 3 से 4 पेजेस हो जाए और साइड्स हो जाए आपकी 7 से 8। भरनी नहीं पड़ेगी। अब तो आंसर राइटिंग का पैटर्न भी चेंज हो गया, वो थोड़ा सा आप ऐसे मार्जिन से खींचते हो या नहीं खींचते हो, उतने में लिखोगे तो आराम से वो हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये टाइम होना चाहिए, मैंने आपको टाइम बता दिया भाई, जिसको कितना लगता है इतना लगना चाहिए, 30 से 35 मिनट लगेंगे, तब ये 20 मार्क्स वाले आपके 5 क्वेश्चन 3 घंटे में हो पाएंगे। तो अब ये हिसाब है आपका, ठीक है। जितना सिलेबस आप लोगों को मैंने बताया है वो 7 यूनिट है, उस 7 यूनिट में से बड़े आराम से 20-20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन या 10 के कोई 2 भी आ गए हो जाएंगे, पर ये सब 20 मार्क्स की वेटेज वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा मैटरनिटी रिलीज किसी को करना है कर लो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अलावा पूछने वाले हैं नहीं, उसका कोई ऐसा उसकी वेटेज उतनी नहीं है कि वो 20 मार्क्स में उसको पूछें। वो शॉर्ट नोट्स में 5 में पूछें, 10 में पूछें तो पूछ सकते हैं, 8 क्वेश्चन बना के या बीच में कोई क्वेश्चन बना के, पर मेन वेटेज के क्वेश्चन और केसेस यही है जो मैंने आपको बताए हैं। इन केसेस को याद करने का तरीका ये होता है, वापस जैसे हमने डीपीसी में किया था, हमने 2 पेजेस लिए, ठीक है, हमने 2 पेज लिए, हमने ऊपर लिखा केस लॉ लिस्ट, केस लॉ लिस्ट में मैंने डाला सेक्शन 10A, इसमें मैंने 1, 2, 3 अपने केसेस के नाम लिख लिए, और केसेस के नाम के पीछे मैंने ना एक एक लाइन छोड़ दी, एक एक या 2-2 लाइन छोड़ दी, और मैं सिर्फ उसका पर्टिकुलर पॉइंट लिख लूंगा। मुझे अब फैक्ट जैसे याद नहीं है स्टेट ऑफ मद्रास के,
तो जो भी होगा एक लाइन में उसका पूरा नहीं, सिर्फ एक लाइन में उसका डिसीजन या कोई कीवर्ड लिख लो, लाइक जैसे मैं लिख लिया रेफरेंस अलाउड, ठीक है, मैंने एक में लिख लिया और ऊपर मैंने उसका केस का नाम लिख लिया, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी साथी। एक लाइन में मैंने उसके डिसीजन को लिख लिया, तो मुझे अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे इतना कीवर्ड काम कर जाएगा कि भाई रेफरेंस अलाउड का मतलब क्या था। ऐसे मैं दूसरे केस को लिखूंगा, तीसरे केस को, उसके नीचे उसका एक लाइन या एक लाइन का, 1.5 लाइन का, मैक्सिमम 2 लाइन का, बिकॉज ये शॉर्ट नोट है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, तो इतना काम कर जाएगा। फिर मैं अगला लिखूंगा, जैसे सेक्शन 11A वाला जो है आपका, हाँ 11A है, ऐसे मैं उसका केस लॉस कर लूंगा। तो मेरे लगभग 2 पेज में मैं देख रहा हूँ कि मेरी पूरी केस लॉ की लिस्ट तैयार हो गई। अब एग्जाम से एक दिन पहले या सुबह उठने के बाद आपको सब कुछ याद है, बस केस लॉस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जाम हॉल से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले कुछ नहीं करना, दिमाग में यूनिट चलाओ कि भाई सेक्शन 10 सीक्वेंस में, कि सेक्शन 10 थर्ड यूनिट में है। उसके अलावा अवार्ड एंड सेटलमेंट वाला है, अवार्ड एंड सेटलमेंट ये यूनिट 3rd में है, ठीक है। फिर आपका मैनेजरियल एंड डोमेस्टिक इंक्वायरी है, ये यूनिट 4 में है। तो केसेस को सीक्वेंस से याद कर जाओ, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी साथी, थोड़ा बोलते जाओ, पेज को देख लो, फिर थोड़ा पेज को साइड में करके थोड़ा जैसे रिवाइज हम करते हैं, ये करोगे तो हर एग्जाम से पहले आपको केस लॉस भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, बिकॉज लॉ सबको याद हो जाता है, समझ आ जाता है, इंग्रेडिएंट्स याद हो जाते हैं। केस लॉस के नाम में बच्चे फंस जाते हैं और बच्चे ऊपर नीचे केसेस के नाम को ना जंबल कर देते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 के 33 में डाला है, वेजेस के एम्प्लॉय में डाला है, तो ये होता है। तो एक केस लॉस की लिस्ट बनाओ और लास्ट मोमेंट पे 1 घंटा 2 घंटा, जिसने पहले से पढ़ाई कर रखी है उसके लास्ट का 1 दिन सिर्फ केस के नाम याद करने रह जाते हैं, अंदर का सबको याद होता है। तो ऐसे आप केस लॉस लिस्ट बना के लास्ट मोमेंट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आंसर राइटिंग हो गई, टॉपिक्स मैंने बता दिया और टाइमिंग मैंने बता दी, केस लॉ लिस्ट बता दिया। सो एज सच मेरे हिसाब से और कुछ इसमें रहता नहीं है। लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ बहुत इजी है, एक एक सेक्शन पे एक एक क्वेश्चन आता है, कोई इंटरलिंकिंग ज़्यादा इसमें पूछेंगे नहीं कि भाई इन्होंने जैसे कॉन्स्टी की तरह या सीपीसी सीआरपीसी की तरह बहुत सारे सेक्शन को इंटरलिंक कर दिया। सिंगल सेक्शन पे सिंगल प्रॉब्लम आएगी, सेक्शन अच्छे से समझ रखा होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स याद होंगे, केसेस पढ़े होंगे, बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। उसकी कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डीपीसी का पेपर अच्छा करके आ सकते हो ना, विदाउट एनी केस लॉज, विदाउट एनी लॉ थ्योरी, एसेंशियल इंग्रेडिएंट, ये सारी चीज़ें तो इसमें तो है, तो ये भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा और कुछ बताने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। जो कुछ चीज़ें और होनी चाहिए वो हम एग्ज़ाम उसमें 6th सेमेस्टर के ओरिएंटेशन में डिस्कस करेंगे कि हाउ इज़ टू बी फाइनल सेमेस्टर कैसे मैनेज करना, बिकॉज 2-2 अटेंडेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं या जैसे भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़ी सी, तो हम देखेंगे। सो अभी के लिए यही है चीज़ें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।